हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। अभी थोड़ी देर पहले सो के उठा हूँ, पर आज थोड़ा सा जल्दी सो के उठ गया हूँ। मतलब इस समय 9:45 हो रहे हैं। तो आप मान सकते हो कि 15-20 मिनट या आधा घंटा पहले जल्दी उठा हूँ। कल मैंने कन्फ्यूशियस के कुछ बातें पढ़ी थी, आप लोगों को बताई थी। तो मैं जैसे जैसे पढ़ रहा हूँ ना, मतलब हो सकता है आप लोग इसमें से कुछ लोग इसको अलग नज़रिए से लो कि जब आप मैं इन किताबों को पढ़ता हूँ ना, तो मेरे को कुछ खास मज़ा नहीं आता। उसका कारण क्या है कि ज़्यादातर विचार वो होते हैं जो इन किताबों को बिना पढ़े मेरे अंदर होते हैं। और ये बात मेरे अंदर की नहीं है, ये मेरे ख्याल से हर रैशनल व्यक्ति या जिसकी ऑब्जर्वेशन शार्प है, जिसने ज़िंदगी से कुछ सीखा है, उसके अंदर भी होते हैं। आप जब पढ़ते हो तो आपको मालूम पड़ता है कि यार इन किताबों में कोई बहुत, इन लोगों ने 2-2 ढाई-ढाई हज़ार साल पहले बहुत अलग बात नहीं बोली है। जैसे उदाहरण के तौर पे कि बुद्ध ने 5 नियम दिए थे, दिए तो बहुत सारे थे, पर 5 नियम कहते हैं कि कंक्लूजन दिया था कि चोरी मत करना। तो आप मुझे बताओ, जो बौद्ध धर्म को नहीं जानते हैं, जिन्होंने बुद्ध बुद्ध के बारे में नहीं पढ़ा है, या किसी भी धर्म के बारे में, किसी भी किताब के बारे में नहीं पढ़ा, वो भी अपने बच्चे को ये बोलता है कि भाई चोरी मत करना, नशा मत करना। बुद्ध ने कहा था मद में मत जाना, मतलब नशा मत करना, लोभ मत करना, पर स्त्री गमन मत करना। ये सब के अब ये चीजों के लिए किताबें पढ़ने की जरूरत है। तो कॉमन सेंस और इंटीग्रिटी हो, सामान्य ज्ञान और ईमानदारी हो व्यक्ति के अंदर, तो ये बात तो वैसे भी वो अपने बच्चों को या दूसरों को बोलेगा, या इसको ना करने को गलत मानेगा। तो इसलिए जब मैं इस तरह के विचार पढ़ता हूँ तो मुझे कोई बहुत ज्यादा वो नहीं होता है। अब गीता के 18 अध्याय 700 श्लोक है। सबसे ज्यादा गीता को लेकर के वो लोग लड़ते हैं, या किसी भी धार्मिक पुस्तक को लेकर के वो लोग लड़ते हैं जिन्होंने उसको खुद नहीं पढ़ा होता है, ना समझा होता है। मुझे इतने हजारों लोग मिले हैं जो कहते हैं गीता सबसे महान किताब है। मैं बोलता हूँ पढ़ी है आपने? नहीं पढ़ी नहीं है। मैं क्यों? तो हमारी औकात नहीं है, वो तो बहुत ही वो है, वो तो ये कर देगी, दुनिया बदल देगी, वो तो उसकी कदर नहीं है। मैं कहा आपने पढ़ी नहीं है, आप बिना पढ़े कैसे कह सकते हो? और दुनिया में कोई भी ऐसी चीज हो जो पूरी दुनिया को बदल सकती है, पूरी दुनिया ने उसको बिना किसी ईगो के, बिना किसी चीज के अपने आप अपना लिया। अपने आप अपना लिया पूरी दुनिया ने। वहां पर उनके अंदर कोई ईगो नहीं आई, कोई दुश्मनी नहीं आई कि ये किस चीज ने, किस देश ने बनाई है, किसके लोगों ने बनाई है। नहीं, ईसाई गीता नहीं अपनाएंगे, सनातनी बाइबल नहीं अपनाएंगे, कोई कुरान नहीं अपनाएगा, कोई कुछ नहीं करेगा, कोई किसी और चीज को नहीं अपनाएगा। पर कभी आपने सोचा है कि इंटरनेट आते सब सबने कैसे अपना लिया? इंटरनेट पर आकर के ही बोलते हैं कि वेस्टर्न कंट्रीज गलत है। मोबाइल सारी दुनिया ने अपना लिया, इंटरनेट सारी दुनिया ने अपना लिया, राइट ब्रदर्स ने प्लेन बनाया तो सारी दुनिया ने अपना लिया। क्योंकि ये सब चीजें वाकई में दुनिया बदलने वाली चीजें थी। तो जब दुनिया बदलने वाली चीज कोई भी होती है, उसको पूरी दुनिया अपना लेती है। यूनिवर्स के 4-5 प्रिंसिपल ही हैं। आपको कोई, विवेकानंद ने कहा था कि इस देश को एक नहीं 100 विवेकानंद चाहिए। हमने क्या किया, 100 तो बनाए नहीं, एक ही विवेकानंद की मूर्ति बना के पूजा करनी शुरू कर दी। अरे कोई भी विवेकानंद बन सकता है, आप बन सकते हो, मैं बन सकता हूँ। केवल रैशनल और समझदार ही तो बनना है। अब आप भाग रहे हो अपने 9 to 5 के काम धंधों में ही भाग रहे हो, लालच आपके अंदर घुस चुका है, मनी सेंटर्ड हो चुके हो, कहाँ से बनोगे आप? तो ये जब किताबें पढ़ता तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि अरे यार क्या बात मालूम पड़ गई है, क्योंकि ऑलरेडी वो चीजें ऑलमोस्ट पता थी। शब्द अलग हो सकते हैं। जैसे इसमें वो कल मैंने एक बात बोली थी कि भी दावतों में मिलने वाले आनंद को, हंगामों से, दावतों के और हंगामों से मिलने वाले आनंद को, आनंद लाभ हानिकारक होता है। अगर दावत में होने वाले हंगामों से जो आनंद मिलता है वो हानिकारक होता है। तो आप ये देखो कि ये किताब तो मैं अभी लेके आया हूँ परसों यहाँ पे। मैं कब से कह रहा हूँ कि वो कोट पहन के नागिन डांस कर लेंगे, कहीं पे किसी की शादी में गए, दारू पी ली, इधर उधर का डिस्कशन कर लिया, उसमें मजा आता है लोगों को। वही उन्होंने बोला वो हानिकारक है, आप अपने आप को लगातार बेवकूफ बना रहे हो। आज एक चीज इसी में ही आगे मैंने पढ़ी, तो इसलिए मैंने ज्यादा आगे पढ़ा नहीं। कौन सी थी? मैं हमेशा कई लोगों को बोलता हूँ, बोल चुका हूँ, जो लोग मुझे जानते हैं पहले से, मैं उनको बोलता था कि अक्लमंद बेईमान से दोस्ती कर लेना, ईमानदार मूर्ख से दोस्ती मत करना। मतलब अगर आपका कोई दोस्त है, रिश्तेदार है, माँ बाप है, वो बेवकूफ है, लो आईक्यू लेवल है,
बिल्कुल ही दिमाग नहीं है, रैशनल बुद्धि नहीं है, डल है और अपने आप को समझदार बनाने की कोई कोशिश नहीं करते हैं। और इसकी सबसे बड़ी पहचान है कि उन्हें ये सब कुछ पता होगा, वो अपने आप को बड़े डेढ़ शाने बनते होंगे, या फिर बिल्कुल अपोजिट होगा, हीन भावना में होंगे। ऐसे रिश्ते नहीं चाहिए। मतलब बेवकूफ है पर ईमानदार है, वफादार है आपके प्रति। आपकी गर्दन काटने वाले वही होंगे, या जिन्होंने गर्दन काटनी है वो उन्हीं का सहारा लेंगे। अक्लमंद दुश्मन चल जाएगा। कोई आपका दोस्त है, अक्लमंद है पर बेईमान है, वो बेईमान है ना, तो वो क्या करेगा आपके साथ? अक्लमंद है अगर, तो वो आपसे उतनी ही बेईमानी करेगा कि बेईमानी में उसका भी काम चलता रहे और आपको भी फायदा होता रहे, क्योंकि वो अक्लमंद है ना। वो मुर्गी खाएगा, मुर्गी नहीं खाएगा, वो अंडे खाएगा रोज। अंडों के लालच में मुर्गी का पेट नहीं फाड़ेगा, क्योंकि वो अक्लमंद है। तो अक्लमंद बेईमान से दोस्ती कर लेना, वो आपको इतना नुकसान नहीं पहुंचाएगा, पहुंचाएगा तो वो भी, पर इतना नहीं पहुंचाएगा कंपेयर टू मूर्ख ईमानदार। अगर कोई हो तो ईमानदार है, वफादार है, पर मूर्ख है, बेवकूफ है, क्या करोगे उसकी ईमानदारी बेवकूफी का? जिंदगी में आपको आगे नहीं लेके जाएगा। आप उदाहरण के तौर पे आप ऐसे समझो, आपने कई ऑफिसेस, कई ऐसी कंपनीज देखी होंगी जिसमें कुछ एम्प्लॉय होते हैं, बहुत तेज तर्रार होते हैं, बहुत तेज तर्रार होते हैं, जो मर्जी कर लो, ऊपर की कमाई भी करते हैं, खूब कमीशन खाते हैं, सब कार्यक्रम, पर वो इस चक्कर में उस कंपनी को भी बहुत बड़ा फायदा पहुंचाते हैं। और वहीं पर उसी ऑफिस का एक ईमानदार स्टाफ कहता है हमें तो मालूम है कितना बड़ा झूलझाल करता है, कितना बड़ा बेईमान है, पता नहीं बॉस की आंखें बंद है, बेवकूफ है, हमने तो कई बार बोला, कई बार इशारा किया, कुछ स्टेप ही नहीं उठाते। ये बॉस को मालूम है ना कि ये ईमानदार है, ये 20 साल से एक ही जगह पे बैठा हुआ है, ये आया है, ये अपने तरक्की के लिए मुझे तरक्की करके देगा। तो वही इसमें, पर इसमें ना कन्फ्यूशियस ने एक बात बोली कि मैं समझ नहीं पाया। अब मैं ये कह रहा हूँ कि ये 2400 साल पुरानी बात है, मैं कुछ हद तक समझ पाया। इन्होंने बोला कि कोई परिश्रमी होते हुए, ध्यान से समझना इस बात को, कोई परिश्रमी होते हुए भी ईमानदार ना हो, समझदार होते हुए भी बात को ध्यान से ना सुनने की कोशिश करे, और ये जो लास्ट लाइन जिसके बारे में मैंने अभी बात करी, सीधा होते हुए भी सच्चा ना हो, ऐसे लोगों को मैं समझ नहीं पाया। मैं भी ऐसे लोगों को समझ नहीं पाया, पर मैं इतना समझ गया कि ऐसे लोगों से बचना बहुत जरूरी है। जिस चीज को भी आप समझ नहीं पा रहे हो उससे बचना बहुत जरूरी है। इन्होंने कहा कि कोई आदमी ईमानदार है, बहुत मेहनती है, पर ईमानदार नहीं है, क्या करोगे? यहां पर आप थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्ट हो सकते हो कि मैंने बोला कि बेईमान, मैं कहना ये चाह रहा हूं कि अगर आपका कोई दोस्त, कलीग, रिश्तेदार, मैं आपको सरल भाषा में समझाता हूँ, वो थोड़ा बहुत तेज तर्रार है, चुस्त चालाक है, बेईमान है, पर रियल में ऐसा नहीं कि आप इंप्रेस हो, वो ग्रोथ कर जाएगा, वैसा दोस्त आपको फिर भी कम नुकसान पहुंचाएगा, क्योंकि वो अपने फायदे में, आपके फायदे में अपना फायदा भी ढूंढेगा, तो अपने फायदे के चक्कर में आपका फायदा करवाएगा, आप कभी भी देख लेना। पर ऐसे में ही आपका एक दोस्त है, बड़ा सीधा है, शरीफ है, वफादार है, आपके लिए जान भी देने को तैयार है, पर अकल धेले की नहीं है, वो आपको जिंदगी में कायर, कमजोर ही बनाएगा, बोल्ड स्टेप बनाने से, उठाने से आपको जीवन में रोकेगा। बोल्ड स्टेप मतलब बड़े कदम उठाने से आपको रोकेगा, जीवन में आपको कभी कुछ सिखा नहीं पाएगा। हाँ, आपके लिए लड़ने मरने को तैयार रहेगा, आपके साथ वफादार रहेगा, वैसी वफादारी का चार डालोगे। इसीलिए ऐसे वफादार कौन होते हैं? ऐसे वफादार सिपाही होते हैं राजाओं के, क्योंकि इनमें अकल तो होती नहीं। तो ये आपने देखा होगा पुरानी पिक्चरों में, राजा महाराजाओं की एक कौम होती है जी, हम इनके वफादार है, जब इनके लिए जान दे देंगे, क्योंकि वो जान दे सकते हैं, बहादुर है, वफादार है, पर वो मंत्रिमंडल में बैठा के उनके साथ डिस्कशन नहीं किया जा सकता। पर डिस्कशन नहीं किया जा सकता, अकल नहीं होगी, तो आप उन लोगों को हायर कैसे करोगे, उन लोगों को झेलोगे कैसे, उन लोगों का खर्चा कैसे उठाओगे? भूखे थोड़ी मरवा दोगे उनको, वो तो मरने को तैयार है वफादारी के नाम पे, भूखे भी। ये बहुत बड़ी चीज है। मैं हमेशा, जब मुझे कोई बोलता ना कि अरे यार वो आदमी ने देखो इतने लाखों करोड़ों कमा लिए, बेईमानी कर ली, घोटाला कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, कभी आपने ध्यान से सोचा जब आप घोटालों का इल्जाम लगाते हो वो कौन लोग होते हैं? बहुत सारे लोग बोलते हैं अरे उसने पैसा कमाया, पैसा कभी ईमानदारी से नहीं कमाया जा सकता, पैसा कभी, ये कौन लोग इल्जाम लगाते हैं? जिनके पास पैसा नहीं है, जिनको पैसे की कदर नहीं है। पैसा नहीं है तो पैसे की कदर कहां से करेंगे? तो वो क्या करते हैं? दूसरों पर दोषारोपण करते हैं, इसने घोटाला कर लिया, इसने वो घोटाला, उसने कोई घोटाला नहीं किया, उसने उस लूप होल का स्कीम का फायदा उठाया जो लूप होल छोड़ी गई थी कुछ दूसरे अकलमंद लोगों के द्वारा, और हो सकता है जानबूझ के छोड़ी गई हो। मूर्ख आदमी बस यही कर सकता है, वो चोर है, वो देखो उसने बहुत बढ़िया काम किया, वो चोर है, उसने वो ईमानदार है, ये भीड़ यही काम कर सकती है।
आपने लॉ ऐसे बनाए हुए हैं, आपकी पॉलिटिक्स में विल पावर नहीं है, आपकी पॉलिटिक्स जिस चीज को प्रमोट करती है थोड़े टाइम बाद उसी के अगेंस्ट कानून बना देती है। तो अक्लमंद लोग, आदमी अपना प्लान बी तैयार करके रखेगा ना। आज हिंदुस्तान में पिछले कई सालों से इंटरनेट पर जुए चल रहे हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जुआ चल रहा है। गवर्नमेंट जानती है, गवर्नमेंट एक बार एक ऑर्डर पे बंद कर सकती है, नहीं कर रही है। अब लोगों को लत लग गई, एडिक्ट लग गई, एडिक्शन हो गया, लत लग गई जुए की। अब उसके बाद गवर्नमेंट क्या करेगी, कल को गवर्नमेंट, अब तो गवर्नमेंट जीएसटी ले रही है उस पर, और कल को गवर्नमेंट कानून ले आएगी जुआ बंद। अब जो जुआ खेलेगा वो जेल में जाएगा, या जो खिलवाएगा वो भी जेल में जाएगा। अब आपने पहले तो 10-15 साल लोगों को लत लगवा दी, अब आप रातों रात कह रहे हो जुआ बंद कर दो, बिना काउंसलिंग के, बिना रिहैब के। आपके हिंदुस्तान में कोई जुआ मुक्ति केंद्र थोड़ी है। तो क्या करेगा जो आज जुए का अड्डा चला रहा है, जिनके गोवा में कसीनो है, गैंगटॉक में कसीनो है। तो अक्लमंद लोग क्या करते हैं, हमेशा अपने आप को सेफ रखते हैं, इसीलिए वो अक्लमंद है ना। वो अक्लमंद ही क्या जो अपने आप को सुरक्षित ना रख पाए। भीड़ बस, अरे वो इतने हजार करोड़ लेके भाग गया देश के, वो इतने हजार करोड़ लेके भाग गया, वो तो आपको दिख रहे हैं। उन व्हाइट कॉलर का क्या जो इतने हजार, उनसे कई गुना ज्यादा ले करके देश में बैठे हुए व्हाइट कॉलर में। तो अक्लमंद लोगों की ना इज्जत करनी शुरू करो, उन पर इल्जाम लगाने बंद करो, उनकी इंटीग्रिटी के सवाल मत खड़े करो, क्योंकि वो समझने की क्षमता नहीं है आप लोगों में। आप तो बोल दोगे ईमानदारी या बेईमान, और ईमानदारी की परिभाषा आपकी खुद की होगी। आप कैसे डिसाइड करोगे कि जिन जिन पॉलिटिशियंस के साथ मिल करके उन्होंने खूब पैसा कमाया, अब कल को उनके ऊपर 4 इल्जाम क्या लग गए, तो वही पॉलिटिशियंस उनके अगेंस्ट हो गए, तो उनको तो भागना पड़ेगा ना। तो वो भाग गए इसलिए वो दोषी है, जो बैठे हुए हैं, जो उसके खिलाफ बयान दे रहे हैं वो सही है। मैं हमेशा कह रहा हूँ कि अक्लमंद लोगों को समझने की कोशिश करो, सीधा सीधा उनको खारिज मत करो। मैं ये नहीं कह रहा कि सारे अक्लमंद लोग ईमानदार होते हैं, नहीं। जो बेईमान होते हैं, जो हजारों करोड़ के घोटाले किए, या जिन्होंने मतलब, वो घोटाले हमारी नजर में, उनकी नजर में वो इनकम है। अगर आप घोटालों की डेफिनेशन में जाओगे तो जो नोट आप अपने घर में रखते हो गांधी जी की फोटो वाला, वो खुद एक घोटाला है। आप जो LIC स्कीम खरीदते हो, इंश्योरेंस, भारतीय जीवन बीमा निगम वगैरह, ये सब एक तरह के, जितने भी इंश्योरेंस होते हैं, किसी भी तरह के इंश्योरेंस हो, वो भी एक स्कैम है। आपको बरगलाया जाता है। आपको इंश्योरेंस के नाम पे इन्वेस्टमेंट और इनकम दोनों बेच दी जाती है, जबकि इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस को सेपरेट करोगे तो आपको फायदा ज्यादा होगा। इन्वेस्टमेंट करने पर जो रिटर्न आपको 10 से 12% मिलना चाहिए, या मिनिमम महंगाई दर से तो ज्यादा मिलना चाहिए, इंश्योरेंस के साथ में इन्वेस्टमेंट लेने पर, इंश्योरेंस के अंदर जो इन्वेस्टमेंट होती है कि आपको मनी बैक गारंटी मिलेगी, ये मिलेगा, इतने पैसे मिल जाएंगे इतने साल बाद, उसमें आप लगाओगे तो वो आपको उसके आधे के बराबर मिले होते हैं, पर आप खुश हो जाते हो कि हमें इन्वेस्टमेंट से तो ज्यादा मिल गया। इंश्योरेंस की बात कर लो, तो इंश्योरेंस में आप जितने प्रीमियम भरते हो और उसके बदले में आपको कुछ लाख रुपए का इंश्योरेंस भरता है। अगर आप सीधा सीधा प्योर इंश्योरेंस लो, जिसको टर्म प्लान कहते हैं, तो आप पाओगे कि बहुत छोटी सी रकम देने पर बहुत बड़ा आपको बेनिफिट मिल रहा है इंश्योरेंस का। बस ये कि उसमें पैसा वापस नहीं आएगा, क्योंकि वो शुद्ध इंश्योरेंस है। आप दोनों को सेपरेट करके देखो तो कितना फायदा होगा, पर क्यों नहीं बताया जाता आप लोगों को? क्योंकि वो आप लोगों को बताने के लिए नहीं बैठे हैं, वो कमाने के लिए बैठे हैं। तो करेंसी एक तरह का खुद अपने आप में एक बहुत बड़ा स्कैम है। बैंक बैंक अपने आप में सबसे बड़ा स्कैम है। बैंक मुखबिर है सरकार का। बैंक जो है ना, बैंक को आप हल्के नजर में मत लो। ये बैंक जो है ये मुखबिर है, जासूस है। आप बैंक में कोई भी एक्टिविटी करते हो, एक लेवल के बाद में बैंक की मुखबिरी करता है इनकम टैक्स को, सरकार को, कि ये देखो जी, ये बंदा ये कर रहा है, ज्यादा कमा रहा है। मुखबिर है बैंक। बैंक क्या करता है, आप जमा कराओ बैंक में 1,000 रुपए, वो उसी 1,000 रुपए को 8,000, 10,000, 12,000 बना के अलग अलग हजार हजार लोग, 10,000 रुपए 10 लोगों को लोन दे देगा। आपको देगा साल का 4%, 5% सेविंग अकाउंट में, बहुत ज्यादा FD में होगा तो 6-6.5% देगा। और आप जब भी कितना रकम जमा कराते हो, उसको वो कई गुना करके वो बांट देता आगे लोन में, क्योंकि उसको तो सिर्फ एक कागज इशू करना है ना। डिजिट्स है, करेंसी डिजिट्स है। आपको पता होना चाहिए व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मनी एंड करेंसी। मैं कन्फ्यूशियस की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर ये बात कर रहा हूँ कि कन्फ्यूशियस ने जो बात बोली है वो यही बोली है कि भी मैं ऐसे लोगों को समझ नहीं पाया। शायद 2400 साल पुरानी बात है, नहीं समझ पाया। ऐसे लोग बेवकूफ होते हैं, ये हमेशा अक्लमंद लोगों पर तोहमतें लगाते। आप ये बताओ कि जितने लोग 10,000, 20,000 करोड़ रुपए लेकर के भाग गए, जिनको आप बोलते हो भाग गए भाग गए भाग गए, उनके होते हुए आपकी कौन सी इनकम में फर्क पड़ गया था, और उनके ना भागने से कितनी इनकम में फर्क पड़ गया था?
आप तो बोल रहे थे हमारा तो स्विट्जरलैंड में लाखों करोड़ों रुपया ब्लैक मनी में पड़ा है, वो आ जाएगा तो ये फर्क पड़ जाएगा। कुछ हद तक आया भी, उससे क्या फर्क पड़ गया? जो बोल करके भी नहीं आया उससे क्या फर्क पड़ गया? आप लोग केवल भीड़ में नाचने गाने वाले लोग हो। तो इसलिए ना मेरे को अब पब्लिक से ज्यादा हमदर्दी रह नहीं गई। उसका कारण क्या है कि देखो, बेवकूफ आदमी से काहे की हमदर्दी? बेवकूफ आदमी अपने पनिशमेंट की का जिम्मेदार खुद है। उसको भी मौका, इंटरनेट आपके पास भी, इंटरनेट मेरे पास भी, मैं इस पे ऑडियो बुक पढ़ रहा हूं, आप वहां पर रील देख रहे हो। मौका सबको मिलता है। जिंदगी कम से कम एक बार हर कायर को बहादुर बनने का मौका देती है। इंटरनेट आया, एक क्रांति है, एक रेवोल्यूशन है, आप उससे बहुत कुछ सीख सकते थे। आज सोचो, इंटरनेट आने से पहले एक किताब खरीदने जाना, ऑर्डर करना, कोरियर से किताब घर आती थी, या लाइब्रेरी में जाना, मेंबरशिप लेना, कितना टफ होता था। हर जगह लाइब्रेरी भी नहीं होती थी। आज आप कोई भी किताब ऑनलाइन पढ़ सकते हो, कोई भी आदमी का खुद इंटरव्यू देख सकते हो, वो खुद क्या बोल रहा है, जो मर चुका है चाहे 20 साल पहले भी। पर आप क्या कर रहे हो? तो मैं हमेशा से ना, मैं अक्लमंद लोगों की बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ। वो किस रास्ते उसने अपनाए हैं वो अलग चीज है। अगर वो नेगेटिव रास्ते या इंटीग्रिटी को ताक पर रख करके भी कामयाब है, तो हमें उसको फिर भी समझना पड़ेगा। सिर्फ इतना करना पड़ेगा, यार ये आदमी और आगे हो सकता था, या इंटीग्रिटी का इसने कम इस्तेमाल किया, हम करेंगे इंटीग्रिटी का इस्तेमाल। पर समझना तो उसको भी पड़ेगा। हम क्या करते हैं, सीधा चोर बोलते हैं और निकल जाते हैं। नतीजे प्रधान होती है जनता। जो जीत गया उसकी जय जयकार। मैं अकेला क्यों रहता हूँ? अभी मैं अगला वीडियो बनाऊंगा। किसी आदमी ने मुझसे कल पूछा कमेंट में कि आप सारा दिन होटल में करते क्या हो। उसके कमेंट के बाद मैं भी सोच रहा हूँ कि यार मैं करता क्या हूँ। मैंने इसीलिए धीरे धीरे सबको ब्लॉक किया, सबको निकाल दिया अपने जीवन से, क्योंकि बेवकूफ लोग नहीं चाहिए। अगर एक भी अकलमंद नहीं मिल रहा है तो कोई बात नहीं, उसके बगैर गुजारा कर लूंगा, पर बेवकूफों के साथ गुजारा नहीं करूंगा। समाज के नाम पे, रिश्तों के नाम पे लाशें ढूंढना मैंने बंद कर दिया, क्योंकि बेवकूफ आदमी स्लेव मेंटेलिटी का होता है। वो खुद भी आगे नहीं बढ़ेगा, आपको भी नहीं बढ़ने देगा। अगर किसी का बाप बेवकूफ है तो उसको बोलेगा अच्छा तू ही करेगा, अगर इतना आसान होता तो दुनिया नहीं कर लेती। जो अपने बच्चे को खुद स्पोर्ट्स में जाने से रोकता है, वो खुद बैठ करके 6 घंटे मैच देखेगा क्रिकेट का या किसी और चीज का। मैं आप लोगों को एक, मेरा सिर्फ सिंपल सा सजेशन है कि अक्लमंद लोगों के कलेक्शंस बनाओ। जैसे हम अच्छी चीज़ों के कलेक्शन बनाते हैं ना, अच्छी किताबों के, अच्छे गैजेट्स के, किसी भी चीज़ के, ऐसे अपनी लाइफ में अच्छे लोगों के कलेक्शंस बनाओ कि आपके पास 4 लोग हों पर वो अक्लमंद हो। अक्लमंद हो, भले ही उनमें थोड़ी बहुत ईमानदारी कम हो, चल जाएगा। अक्लमंद होना बहुत जरूरी है। बहुत कुछ सिखा के जाएंगे, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। पर क्या करते, ये हम जी, हम 5 दोस्त हैं जी, बचपन के स्कूल के दोस्त हैं जी, आज भी हम मिलते हैं, हम साथ में। किसने बोला कि वो पांचों के पांचों अक्लमंद होंगे? दुनिया में 8 अरब की आबादी है। ठीक है, दोस्त है, हाय हेलो हो गई, बचपन के दोस्त थे, लाशें ढो रहे हो आप, लाशें ढो रहे हो। बहुत लोगों को मैंने सुना, हम तो यार अपने ना वो दोस्त हैं, रिश्तेदार है, फूफा है, मामा है, बाप है, माँ है, मुझे इन सब से कोई लेने देना नहीं। आपका अक्लमंद होना बहुत जरूरी है। ईमानदार होना, वफादार होना भी जरूरी है। अक्लमंद होगा, ज्यादातर ऐसा होगा, पर अक्लमंद होते हुए इनमें कमी भी आ सकती है। मैं एक बार को इनकी कमी बर्दाश्त कर लूंगा, मुझे मालूम पड़ जाना कि इस आदमी की मेरे प्रति वफादारी कम है, पर अक्लमंद है ये, मैं उसको बर्दाश्त कर लूंगा अपनी लाइफ में, क्योंकि वो मुझे वफादारी कम होने से उतना नुकसान नहीं पहुंचाएगा जितना फायदा अपने अक्लमंद होने से पहुंचाएगा। उसकी एक लाइन मेरा जीवन बदल देगी। भले वो वफादारी कम होने से, बेईमानी ज्यादा होने से वो मेरे को क्या नुकसान पहुंचाएगा। अभी सुबह रोज पानी बढ़ता है, बहुत सारे फ्लेमिंगो आए हुए हैं सामने। फ्लेमिंगो है, और एक बड़ी प्यारी छोटी सी एक बोट चल रही है, और एक छोटी सी बोट वहां पे कई दिन से पार्क है, और इधर बहुत सारी यॉट्स खड़ी है। लेक व्यू है ये, पता नहीं आपको दिखेगा नहीं दिखेगा।
दिखा? मुझे नहीं दिख रहा कि आपको क्या दिख रहा है। कुछ तो दिख ही रहा होगा। छोटी सी बोट दिख रही है क्या आपको? फिर आप कहाँ से बोलोगे? दिख भी रही होगी। दिख भी रही होगी तो आप कहाँ से बोलोगे? चलो, कल की तरह फिर नाश्ता आएगा, फिर वो नॉक नॉक करेंगे, लॉबी लंबी मालूम नहीं पड़ेगा। सामने ना पार्किंग खाली है और एक उसमें व्हाइट कलर की स्पोर्ट्स फरारी खड़ी है। स्पोर्ट्स मॉडल की फरारी है, अकेली व्हाइट कलर की बीच में खड़ी हुई है। मुझे गाड़ियों का शौक नहीं है, पर खाली पार्किंग में एक ही कार खड़ी है, वो देख के थोड़ा अच्छा सा लग रहा है कि जैसे वो फिल्मों में दिखाते हैं ना, उस टाइप से। चलो, आपको भी दिख सकती है, वो जूम करके देखोगे ना बाद में।